नमस्कार साथियों, ज्ञानार्थ इंस्टीट्यूट अलवर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साइकोलॉजी की क्लासें चल रही हैं हमारी। मैं रोजाना आपके सामने साइकोलॉजी की क्लास लेकर उपस्थित हो रहा हूं और वो टॉपिक पढ़ा रहा हूं जो सी टेट, रीट, यूपी टेट, एच टेट सभी में कॉमन है, सेकंड ग्रेड, साथ ही फर्स्ट ग्रेड में भी कुछ टॉपिक शामिल है। वो टॉपिक लेकर के मैं आपके सामने आ रहा हूं। आज का हमारा टॉपिक है बुद्धि। बुद्धि के बारे में चर्चा करेंगे, बुद्धि के संबंध में चर्चा करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको बुद्धि का अर्थ, बुद्धि की परिभाषाएं और बुद्धि के बारे में किस विद्वान ने क्या विचार दिए हैं वो बताने की कोशिश करूंगा। शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की, जिसका नाम है बुद्धि। ये जो शब्द लिखा हुआ है बुद्धि, बुद्धि से तात्पर्य होता है समस्या समाधान की योग्यता। बुद्धि से तात्पर्य माना गया है समस्या समाधान की योग्यता, अर्थात ऐसी शक्ति, ऐसी योग्यता जो हमें समस्याओं का समाधान करना सिखाती है, जो हमें समस्याओं को कैसे हल किया जाता है ये सिखाती है। उस योग्यता का नाम है बुद्धि। बुद्धि के माध्यम से ही हम समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। जिस बुद्धि की हम चर्चा कर रहे हैं उस बुद्धि तत्व को खोजने का सर्वप्रथम प्रयास, बुद्धि तत्व को खोजने का या फिर जानने का सर्वप्रथम प्रयास यूनानी दार्शनिकों ने किया था। बहुत सारे यूनानी दार्शनिक थे जिन्होंने बुद्धि तत्व को जानने की कोशिश की, बुद्धि कैसी होती है उसका पता लगाने की कोशिश की। इन यूनानी दार्शनिकों में एक यूनानी दार्शनिक था जिसका नाम था वोल्फ, और वोल्फ ने बुद्धि से संबंधित एक विषय बनाया जिसका संबंध मनोविज्ञान से था, और उस विषय का नाम रख दिया शक्ति मनोविज्ञान। शक्ति मनोविज्ञान का संबंध बुद्धि से था और यह मनोविज्ञान की एक शाखा के रूप में बनाने की कोशिश की गई वोल्फ के द्वारा। आधुनिक समय में सन 1910 में इंग्लैंड के मनोवैज्ञानिकों ने, 1921 में अमेरिका के मनोवैज्ञानिकों ने, 1923 में दुनिया भर के सभी मनोवैज्ञानिकों ने मिलकर बुद्धि तत्व की खोज का प्रयास किया, लेकिन वो पता नहीं लगा सके कि बुद्धि कैसी होती है। पता किस लिए नहीं लगा सके? क्योंकि बुद्धि तो अमूर्त है और काल्पनिक है, इसलिए बुद्धि तत्व की खोज करने में वो असफल रहे। अब जब पूरी दुनिया के व्यक्ति मिलकर के काम करेंगे तो स्वाभाविक है हल्ला मचेगा, चारों तरफ इसकी चर्चा होगी। तब जब उन्हें लगा कि अब हम तो बता नहीं पा रहे और दुनिया में इस बात का प्रचार हो गया कि बुद्धि कैसी है ये खोज लेंगे, तो उन्होंने अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपना सम्मान बनाए रखने के लिए उन्होंने कहा प्रत्येक व्यक्ति के मस्तिष्क में तर्क, चिंतन, स्मरण, अवधान जैसी अनेकों मानसिक शक्तियां होती हैं और इन सभी शक्तियों के सामूहिक रूप को ही हम बुद्धि कहते हैं, बुद्धि के नाम से जानते हैं। मेरे कहने का तात्पर्य बुद्धि कैसी होती है ये आज तक पता नहीं लगा है और ना ही लोग लगा सके हैं। खूब कोशिश कर ली, बुद्धि तो अमूर्त है और बुद्धि तो कैसी है? काल्पनिक है। परिभाषाओं की जब बात करते हैं, परिभाषाएं बुद्धि को सर्वप्रथम परिभाषित करने वाला व्यक्ति बोरिंग है। वह व्यक्ति जिसने बुद्धि को सर्वप्रथम परिभाषित किया उस व्यक्ति का नाम है बोरिंग। बोरिंग ने बुद्धि को परिभाषित करते हुए कहा, बुद्धि परीक्षण जिसका मापन करता है, बुद्धि परीक्षण जिसका मापन करता है वही बुद्धि कहलाती है। बोरिंग ने दुनिया में सबसे पहले बोरिंग ने परिभाषित किया, परिभाषित करते हुए कहा बुद्धि परीक्षण जिसका मापन करता है वही बुद्धि कहलाती है। बुद्धि को परिभाषित करते हुए बेलार्ड ने कहा है
एक शिक्षक बुद्धि के विकास का प्रयत्न करता है, अर्थात बुद्धि को विकसित करने का प्रयत्न करता है, और मनोवैज्ञानिक बुद्धि को मापने का, एक शिक्षक बुद्धि के विकास का प्रयास करता है, प्रयत्न करता है, और मनोवैज्ञानिक बुद्धि को मापने का प्रयत्न करता है, परंतु कोई भी नहीं जानता, अर्थात दोनों में से कोई भी नहीं जानता कि बुद्धि कैसी होती है। मतलब अपनी अपनी कोशिश कर रहे हैं, वो उसका विकास करने का प्रयास कर रहा है, बच्चों में विकसित करने का प्रयास कर रहा है, दूसरे उसे जो मनोवैज्ञानिक है वो उसको नापने का, मापने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ना तो अध्यापक जानता है, ना ही मनोवैज्ञानिक जानते हैं कि बुद्धि कैसी होती है। अपनी अपनी कोशिश सभी कर रहे हैं, लेकिन पता किसी को नहीं है कि बुद्धि कैसी होती है। अगली परिभाषा देखते हैं टर्मन की। टर्मन कहते हैं बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है। बुद्धि क्या है? अमूर्त चिंतन की योग्यता है। अमूर्त चिंतन की योग्यता है, इसका मतलब हम अपने मस्तिष्क में विचारों का जो आदान प्रदान करते हैं, मस्तिष्क में समस्या को लेकर के जो विचार चलते हैं, समस्या का समाधान खोजने की जो प्रक्रिया मस्तिष्क में चलती है, उस प्रक्रिया के लिए जो तत्व जिम्मेदार है, उस तत्व का नाम है बुद्धि। तो टर्मन कहते हैं बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है। रॉस कहते हैं, रॉस की डेफिनेशन है ज्ञान लक्ष्य है। ज्ञान क्या है? लक्ष्य है। इसकी प्राप्ति करनी है, ज्ञान की प्राप्ति करनी है, ज्ञान प्राप्त करना हमारा लक्ष्य है। ज्ञान लक्ष्य है और बुद्धिमत्ता उसकी प्राप्ति का साधन। ज्ञान लक्ष्य है और बुद्धिमत्ता उसकी प्राप्ति का साधन, अर्थात हम ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं और ज्ञान प्राप्त करने में बुद्धि हमारी हेल्प करती है, हमें सहायता प्रदान करती है। रॉस की डेफिनेशन। वुडवर्थ कहते हैं बुद्धि के बारे में, बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। क्या है बुद्धि? कार्य करने की एक विधि है। वुडरो कहते हैं, वुडरो बुद्धि को परिभाषित करते हुए कहते हैं बुद्धि ज्ञान अर्जन की योग्यता है, अर्थात जिसके माध्यम से हम नवीन ज्ञान को सीखते हैं, ग्रहण करते हैं या ज्ञान को अर्जित करते हैं, वो है बुद्धि, जिसकी वजह से हम नई चीजें सीख पाते हैं। और वुडवर्थ कहते हैं बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। वुडरो कहते हैं बुद्धि ज्ञान अर्जन की योग्यता है। बंकिंगम कहते हैं बुद्धि सीखने की योग्यता है। क्या है बुद्धि? सीखने की योग्यता है। मेरे कहने का तात्पर्य है हम नवीन ज्ञान को सीख रहे हैं बुद्धि की वजह से, ज्ञान को ग्रहण कर रहे हैं वुडरो के अनुसार बुद्धि की वजह से, कार्य करने का नया तरीका खोज रहे हैं बुद्धि की वजह से, ऐसा वुडवर्थ ने कहा। जॉनसन कहते हैं बुद्धि के बारे में, बुद्धि बिजली के समान है। बिजली के समान है। कौन कह रहा है ऐसे? जॉनसन। जॉनसन कहते हैं बुद्धि बिजली के समान है, जिसको परिभाषित करने की अपेक्षा मापना आसान है। परिभाषित करने की अपेक्षा मापना आसान है। अर्थात बुद्धि क्या है? बुद्धि बिजली के समान होती है, जिसको हम परिभाषित नहीं कर सकते। परिभाषित करने से ज्यादा अच्छा है कि हम उसे मापें, यानी माप सकते हैं। परिभाषित नहीं कर सकते, लेकिन हम उसका मापन कर सकते हैं। किसका? बुद्धि का।
तो बुद्धि बिजली के समान है जिसको परिभाषित करने की अपेक्षा मापन किया जाना आसान है, ऐसा जॉनसन का मानना है। अल्फ्रेड बिने बुद्धि के बारे में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहते हैं, बुद्धि में 4 तत्व निहित होते हैं। अल्फ्रेड बिने का मानना है कि बुद्धि में 4 तत्व निहित होते हैं। कौन कौन से 4 तत्व हैं? पहला है ज्ञान, दूसरा निर्देशन, तीसरा आलोचना और चौथा आविष्कार। ठीक है, बुद्धि में 4 तत्व निहित होते हैं। कौन कौन से 4 तत्व है? ज्ञान, निर्देशन, आलोचना, आविष्कार। ये 4 तत्व है जो व्यक्ति के अंदर मौजूद होते हैं, जिनसे बुद्धि का पता चलता है, या बुद्धि की हम एक कह सकते हैं कि आकलन करते हैं कि व्यक्ति ने कितना ज्ञान प्राप्त किया है, व्यक्ति दूसरों को कितना बता पाता है, निर्देशन दे पाता है, या फिर दूसरों के गुण दोषों को परखने की क्षमता कितनी है, नई चीजों के निर्माण की, आविष्कार की क्षमता कितनी है। तो कहने का तात्पर्य यह हुआ कि बुद्धि जो तत्व है वो इन 4 तत्वों से मिलकर के बनता है। कौन कौन से? ज्ञान, निर्देशन, आलोचना, आविष्कार। तो ये कुछ परिभाषाएं हैं जो बुद्धि के बारे में अलग अलग विद्वानों ने दी है, अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं। एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज करवाता हूं जो हमने पढ़ा है। हम पढ़ रहे हैं आज बुद्धि का टॉपिक। बुद्धि से तात्पर्य है समस्या समाधान की योग्यता। बुद्धि तत्व को खोजने का पहला प्रयास यूनानी दार्शनिकों ने किया और वोल्फ नामक विद्वान ने बुद्धि से संबंधित एक शाखा बनाई मनोविज्ञान की, जिसका नाम रखा शक्ति मनोविज्ञान। बुद्धि की परिभाषाओं की जब बात करते हैं तो बुद्धि को सर्वप्रथम परिभाषित करने वाला व्यक्ति है बोरिंग। बोरिंग के अनुसार बुद्धि परीक्षण जिसका मापन करता है वही बुद्धि कहलाती है। ठीक है, बेलार्ड कहते हैं शिक्षक बुद्धि के विकास का प्रयत्न करता है और मनोवैज्ञानिक बुद्धि को मापने का, परंतु कोई भी नहीं जानता कि बुद्धि कैसी होती है। टर्मन कहते हैं, टर्मन की परिभाषा है बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है। रॉस की परिभाषा है बुद्धि के बारे में ज्ञान लक्ष्य है और बुद्धिमत्ता उसकी प्राप्ति का साधन। वुडवर्थ कहते हैं बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। वुडरो कहते हैं बुद्धि ज्ञान अर्जन की योग्यता है। बंकिंगम कहते हैं बुद्धि सीखने की योग्यता है। और जॉनसन कहते हैं बुद्धि बिजली के समान है जिसको परिभाषित करने की अपेक्षा मापा जाना ज्यादा आसान है, मापन करना आसान है। अल्फ्रेड बिने कहते हैं बुद्धि में 4 तत्व निहित होते हैं, ज्ञान, निर्देशन, आलोचना, आविष्कार, और इन 4 तत्वों से बुद्धि का निर्माण होता है, ऐसा अल्फ्रेड बिने का मानना है। अब जो जितनी परिभाषाएं हमने पढ़ी है, कौन कौन सी परिभाषाएं? एक तो हमने बोरिंग की पढ़ी है जिसने सबसे पहले बुद्धि को परिभाषित किया और कहा कि भैया बुद्धि परीक्षण जिसको मापेगा वो बुद्धि है। बेलार्ड ने कहा शिक्षक बुद्धि के विकास का प्रयास करता है और मनोवैज्ञानिक बुद्धि को मापने का प्रयास करता है, पर दोनों में से कोई भी नहीं जानता कि बुद्धि कैसी होती है। टर्मन ने कहा अमूर्त चिंतन की योग्यता है। रॉस ने कहा ज्ञान लक्ष्य है और बुद्धिमत्ता उसकी प्राप्ति का साधन। हम जो सीखना चाहते हैं उसको सीखने के लिए बुद्धिमत्ता का होना जरूरी है। अब यहाँ पे 2 शब्द आए, लक्ष्य और साधन। यहाँ थोड़ा सा इनको भी आपको समझा देता हूं। लक्ष्य क्या होता है और साधन क्या होता है? लक्ष्य को आजकल हम साध्य बोलने लग गए। साध्य, साध्य और साधन 2 शब्द है। साध्य से तात्पर्य होता है वह जिसे हम निश्चित सीमा तक प्राप्त कर सकते हैं। आप 4 महीने 5 महीने पढ़ेंगे, उसके बाद पेपर होगा, आपका रिजल्ट आएगा, आपका सिलेक्शन हो गया, इसका मतलब आपने साध्य की या लक्ष्य की क्या कर ली? प्राप्ति। अपने साध्य या लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आपने कोई कोचिंग ज्वाइन कर रखा है, वहां के सभी फैकल्टीज, वहां के सभी टीचर आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने में आपकी सहायता कर रहे हैं। तो कोचिंग आपके लिए एक तरह से साधन हो गया जहां पर आप अपने उद्देश्यों को लेकर के जाते हैं। उद्देश्य है कंसेप्ट को अच्छे से समझना, उसको अच्छे से समझोगे तभी लक्ष्य की प्राप्ति हो पाएगी। तो साध्य उसे कहते हैं जिसे हम प्राप्त करना चाहते हैं और जिसकी सहायता से साध्य की प्राप्ति होगी, लक्ष्य की प्राप्ति होगी, उसे हम बोलेंगे साधन। तो ये कहते हैं कि ज्ञान लक्ष्य है, हम ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, ये हमारा लक्ष्य है और उसको प्राप्त करने के लिए बुद्धि साधन है। जिसमें बुद्धि नहीं है वो ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर सकता। वुडवर्थ कहते हैं बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। वुडरो कहते हैं बुद्धि ज्ञान अर्जन की योग्यता है। बंकिंगम कहते हैं बुद्धि सीखने की योग्यता है और जॉनसन कहते हैं बुद्धि बिजली के समान है जिसको परिभाषित करने की अपेक्षा मापन किया जाना आसान है। अब हमने पढ़ी है लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8
और एक 9 परिभाषाएं। इन 9 में से बहुत सारी परिभाषाएं पुराने पेपर में आप देखेंगे, सेकंड ग्रेड में या फर्स्ट ग्रेड में या रीट में, तो बहुत सारी परिभाषाएं रिपीट हुई हैं। तो लगातार ये परिभाषाएं रिपीट हो रही हैं, ठीक है। इसके अलावा फ्रांसिस गाल्टन कहते हैं, फ्रांसिस गाल्टन की डेफिनेशन है चयन तथा विभेदकारिता की, चयन तथा विभेदकारिता, सही चीज का चयन करना, सही चीजों को खोजना, सही गलत में अंतर करना, विभेद करना, चयन तथा विभेदकारिता की शक्ति का नाम बुद्धि है। तो ये कुछ परिभाषाएं हैं जो बुद्धि के संदर्भ में अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने, अलग अलग विद्वानों ने हमारे सामने रखी है। आगे जब बुद्धि के टॉपिक में हम पढ़ते हैं तो बुद्धि को वर्णन के द्वारा भी परिभाषित किया गया है। वर्णन कहते हैं बुद्धि को 3 रूपों में परिभाषित किया जाना चाहिए, अर्थात मेरे कहने का तात्पर्य वर्णन ने स्वयं ने बुद्धि को 3 रूपों में परिभाषित किया है। और 3 रूपों में पहला रूप वर्णन ने जो बताया है, एक बार हम ऐसे लिख लेते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। और हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं वर्णन की। वर्णन ने बुद्धि को 3 रूपों में परिभाषित किया। पहला उसने कहा बुद्धि क्या है? जननकीय क्षमता है, जननकीय क्षमता है या फिर जननिक क्षमता है। क्या है बुद्धि? जननकीय क्षमता है या फिर जननिक क्षमता के रूप में बुद्धि को परिभाषित किया उन्होंने। दूसरा उन्होंने कहा बुद्धि क्या है? तो प्रेक्षित व्यवहार है, अर्थात प्रेक्षित व्यवहार के रूप में बुद्धि, ठीक है। तीसरा उन्होंने कहा प्राप्तांक परीक्षण के रूप में बुद्धि, प्राप्तांक परीक्षण के रूप में बुद्धि। जब जननिक क्षमता की बात करते हैं तो वर्णन कहते हैं बुद्धि जननिक क्षमता है, अर्थात जनन के समय से पाई जाती है, अर्थात जब हमारा जन्म हुआ था तब से ही हमारे अंदर मौजूद होती है। इसका मतलब बुद्धि किसकी देन हो गई? वंशानुक्रम की। वो कहता है बुद्धि तो वंशानुक्रम की देन है। दूसरा वो कहता है प्रेक्षित व्यवहार के रूप में बुद्धि को परिभाषित करते हुए वो कहता है भैया वंशानुक्रम के साथ साथ बुद्धि वातावरण की भी देन है, सिर्फ वंशानुक्रम नहीं। अगर वंशानुक्रम की देन होती तो जिनके माता, अगर पूर्णतः ही वंशानुक्रम का प्रभाव होता तो जिनके माता पिता किसान हैं या जिनके माता पिता सामान्य काम करते हैं, सब्जी बेचने का काम करते हैं, उनके बच्चे तो आगे बढ़ ही नहीं पाते। तो बुद्धि पर वंशानुक्रम का प्रभाव होता है, लेकिन जितना प्रभाव वंशानुक्रम का है उतना प्रभाव वातावरण का भी है। और जब साइकोलॉजी का फर्स्ट टॉपिक हम पढ़ रहे थे तो हमने वाटसन को पढ़ा था। वाटसन ने कहा था किसी भी बालक के विकास में उसकी जाति, धर्म, वंशानुक्रम आदि का कोई योगदान नहीं होता है, सब कुछ किसकी देन है? वातावरण की। हमारे माता पिता इसलिए ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है कि उस समय एनवायरमेंट नहीं था, पढ़ाई का क्रेज नहीं था, उनको वो माहौल नहीं मिला और उस समय का एनवायरमेंट ऐसे ही था, ठीक है। लेकिन हमको पढ़ाई का अवसर दे रहे, हमको मौका उपलब्ध करवा रहे, हमें संसाधन उपलब्ध करवा रहे, तो फिर हमारी बुद्धि का विकास होना ही चाहिए, ठीक है। तो बुद्धि वंशानुक्रम की देन है, लेकिन बुद्धि पर वातावरण का भी प्रभाव होता है, दूसरे मत में उन्होंने कहा। और तीसरे मत में उन्होंने कहा बुद्धि परीक्षण जिसका मापन करेगा और मापन करने के पश्चात जो प्राप्तांक होगा, अर्थात जो भी डिजिट आएगी मापन के पश्चात, जैसे किसी की आई 90, किसी की आई 100, किसी की आई 110, किसी की आई 120, तो जो मान आएगा उसी को हम क्या बोल देंगे? बुद्धि। कहने का मेरा मीन्स जब हम टर्मन की सारणी पढ़ते हैं रॉस द्वारा संशोधित, तो सारणी में हम इस तरह से पढ़ेंगे 0 से 25 जड़, 25 से 50 मूर्ख, 50 से 70 अल्प, 70 से 80 निर्बल, 80 से 90 मंद, 90 से 110 सामान्य, ये आ गया सामान्य, 110 से 120 श्रेष्ठ, 120 से 140 अति श्रेष्ठ और 140 से ऊपर हो जाएगा जीनियस। तो जो बुद्धि लब्धि का मान आएगा उसी के आधार पर हम कहेंगे कि ये भैया ये बुद्धि है। 120 बुद्धि है, 100 बुद्धि है, 90 बुद्धि है, 10 है, 20 है, 30 है, 50 है। और आपको पता है इस दुनिया में कोई जीव जंतु ऐसा नहीं है जिसमें बुद्धि नहीं हो। मनुष्य में ज्यादा है, औरों में कम है, किसी में न्यूनतम है, किसी में अधिकतम है। भैंस में भी बुद्धि होती है, भैंस को आप एक खूंटे से खोलो दूसरे खूंटे पर अपने आप पहुंच जाती है।
कभी कभार मूड खराब हो तो एक अलग बात है, वो इधर उधर घूमने निकल जाती है, लेकिन अक्सर देखते हैं हम एक खूंटे से कोली दूसरे पे। शाम को जहां बांधते हैं आप उस जगह ले जाओ, चली जाएगी। सुबह आप जहां बांधने जाते हैं भैंस को, आप 1 किलोमीटर तक भी उसके पीछे पीछे जाना, भैंस अपने आप रास्ता पकड़ के चलती चली जाती है। इसका मतलब उसमें भी बुद्धि है, लेकिन कौन सी बुद्धि होगी? मूर्त बुद्धि, यांत्रिक बुद्धि। भैंस में भी बुद्धि होती है, यांत्रिक बुद्धि का प्रभाव होता है, जिसको हम ऐसा मानते हैं। तो वर्णन ने 3 रूपों में परिभाषित किया: जनन की क्षमता, प्रेक्षित व्यवहार के रूप में बुद्धि और प्राप्तांक परीक्षण के रूप में बुद्धि। इसको परिभाषित जब उसने कर दिया तो थोड़ी देर बाद हैव आ गया। आप ऐसे समझिए, वर्णन और हैव एक ही कमरा लेके रहते थे, एक ही रूम पे रहते थे दोनों। वर्णन एक दिन जल्दी उठा और ये 3 बातें उसने लिख दी, लिख के चला गया नहाने। थोड़ी देर बाद हैव की आंख खुली, उसने देखा तो पन्ने फड़फड़ा रहे थे पंखे की हवा में। उसने पढ़ के देखा तो इसने तो कुछ लिख दिया। हैव का दिमाग खराब। हैव ने कहा यार, जब ये नहा के वापस आया वर्णन, तो हैव ने कहा तू तो बहुत गद्दार दोस्त है, तू तो अपनी अपनी प्रसिद्धि चाहता है। तो वर्णन ने कहा मैंने ऐसा क्या कर दिया? तो हैव ने कहा कि देख, तूने ये 3 बातें लिखी हैं, अगर तू मुझसे कुछ कहता तो मैं भी इनमें कोई बात ऐड कर देता, और ऐड कर देता थोड़ा बहुत नाम मेरा हो जाता। वर्णन ने कहा अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, तू अब लिख दे, अब इनमें कोई बात ऐड कर दे। तो हैव ने कहा कि देख, मैं जो टीचर ग्रेड की तैयारी करते हैं बच्चे, उन पर ज्यादा भार नहीं डालना चाहता भाई। पहले से ही बहुत सारा सिलेबस है, और किसी में 40% न्यूनतम है और किसी में कुछ परसेंट न्यूनतम है, तो मैं तो भैया छोटी छोटी बात करूंगा। तो उसने कहा जो जनन की क्षमता है वो तो है ए टाइप, जो प्रेक्षित व्यवहार के रूप में है वो है बी टाइप, ठीक है। और तीसरे को उसने कुछ भी नहीं बोला, ये मान लो। और अगर बोलेगा भी तो क्या बोलेगा, आप समझ रहे होंगे, सी टाइप। मतलब जो उन्होंने 3 कहा, उसने उसको 3 भागों में बांट दिया, ए बी सी, ठीक है। इसके अलावा जब हम आगे बढ़ते हैं, बुद्धि के प्रकारों की बात करते हैं, तो थॉर्नडाइक के अनुसार जब बुद्धि के प्रकार पढ़ते हैं, तो थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के 3 प्रकार हम पढ़ने को मिलते हैं। पहला है अमूर्त, दूसरा है सामाजिक, और तीसरा हम पढ़ते हैं यांत्रिक, जिसको हम कहते हैं मूर्त। बुद्धि के प्रकार हम पढ़ रहे हैं थॉर्नडाइक के अनुसार। इसके अलावा गैरिट के प्रकार भी आप पढ़ते हैं। गैरिट ने भी 3 प्रकार बताए हैं, और जिसको हम शॉर्ट में पढ़ते हैं असम के रूप में। लेकिन जो ज्यादातर पूछे जाते हैं वो थॉर्नडाइक के अनुसार है, कोई ज्यादा अंतर नहीं है, दोनों ने सेम सा ही परिभाषित किया है, एक जैसी बातें दोनों की पढ़ने को मिलती है। अमूर्त बुद्धि क्या होती है, देख लीजिए। थॉर्नडाइक ने बुद्धि का पहला प्रकार बताया, अमूर्त बुद्धि। और इस बुद्धि के बारे में या इस प्रकार के बारे में उन्होंने कहा, पहली बात तो दिखाई नहीं देता, काल्पनिक है, अदृश्य शक्ति है, ठीक है। बुद्धि का वह स्वरूप, बुद्धि का वह स्वरूप जिसका संबंध, बुद्धि का वह स्वरूप जिसका संबंध संख्याओं एवं अक्षरों से होता है। किससे होता है? बुद्धि का वह स्वरूप जिसका संबंध संख्याओं एवं अक्षरों से होता है, उसे हम कहते हैं अमूर्त बुद्धि। अब संख्या और अक्षर कहां लिखे होते हैं, तो आप सब जानते हैं कहां लिखे होते हैं, पुस्तकों में। इसका मतलब बुद्धि का वह स्वरूप जिसका संबंध संख्या एवं अक्षरों से होता है, अर्थात जिसका संबंध पुस्तकीय ज्ञान से होता है, उसे हम कहते हैं अमूर्त बुद्धि। और अमूर्त बुद्धि किन किन में पाई जाती है? कवि में, लेखक में, ठीक है, वकील में, डॉक्टर में और शिक्षक में। अब साहब इस पे विवाद हो जाता है कई बार। लोग कहते हैं गाइडों में लिखा है शिक्षक में तो सामाजिक बुद्धि होती है, तो भैया सामाजिक बुद्धि किस में नहीं है, मुझे ये बता दो। और इन भाई साहब से बड़ा सामाजिक कौन है, देख लो, सब में ही सामाजिक बुद्धि है। लेकिन आप शिक्षक को शिक्षक कब बोलेंगे? जब वो पढ़ने पढ़ाने का काम करेगा। जब हम छोटे थे तो गांव में कुछ लोग ऐसे भी थे जो 12वीं तक ही पढ़े थे, उनके पास बीएड बीएसटीसी की डिग्रियां नहीं थी, लेकिन वो जब प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते थे तो गांव के लोग उनको मास्टर कह के पुकारते थे। लेकिन जब उन्होंने चाय की दुकान खोल ली तो लोगों ने मास्टर कहना बंद कर दिया। इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि शिक्षक तभी बोला जाएगा जब तुम्हारा पढ़ने पढ़ाने से संबंध होगा, और पढ़ने पढ़ाने के लिए आपको किसकी आवश्यकता? पुस्तकों की। इसलिए शिक्षक में कौन सी बुद्धि, फिर से ध्यान कर लो, अमूर्त बुद्धि पाई जाती है। शिक्षक को इसलिए शिक्षक को
सिर्फ इसलिए हम सामाजिक बुद्धि में नहीं रख सकते कि वो उसमें सामाजिकता ज्यादा होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, सामाजिकता इनमें भी होती है। लेकिन शिक्षक को शिक्षक कब बोलेंगे? जब वो पढ़ने पढ़ाने का काम करेगा। एक व्यक्ति ने एमए बीएड की डिग्री लेके और सब्जी की दुकान खोल दी और वहां लिख रहा है फलाने सिंह एमए बीएड सब्जी वाले, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी बच्चा, कोई भी विद्यार्थी वहां जाकर के बोलेगा सर 1 किलो आलू दे दो, सर 1 किलो टमाटर दे दो, या गुरुजी 2 किलो भिंडी दे दो, सब्जी दे दो। मुझे तो नहीं लगता। गुरुजी, शिक्षक, सर कब बोलेंगे? जब वो उस प्रोफेशन से जुड़ा होगा तब बोलेंगे। इसलिए कौन सी बुद्धि? अमूर्त बुद्धि। दूसरा है सामाजिक बुद्धि, दूसरा स्वरूप जो बुद्धि के प्रकार में इन्होंने बताया थॉर्नडाइक ने। सामाजिक बुद्धि, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ऐसा रस्तू जी कह गए और चले गए और हमको पढ़ना पड़ रहा है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। सामाजिक प्राणी होने के नाते उनमें सामाजिकता के गुणों का पाया जाना अनिवार्य होता है, और जिस व्यक्ति में सामाजिकता के गुणों का अभाव है उसने मनुष्य की देह जरूर धारण कर रखी है, उसने मनुष्य का शरीर जरूर धारण कर रखा है, लेकिन वास्तव में वो मनुष्य कहलाने के योग्य नहीं है। इसीलिए हमारे अंदर सामाजिकता के गुण का होना जरूरी है, और बुद्धि का वह स्वरूप जो मनुष्य में सामाजिकता के गुणों का विकास करता है, मनुष्य को सामाजिक प्राणी के रूप में विकसित करता है और मनुष्य में सामाजिकता को बढ़ावा देता है। दूसरों के साथ अच्छे सामाजिक संबंध स्थापित करने में बुद्धि के जिस स्वरूप की महत्वपूर्ण भूमिका है उसको हम कहते हैं सामाजिक बुद्धि। किन किन में पाई जाती है? दुकानदार में, ठीक है, व्यापारी में, नेता में, खिलाड़ी में, इन सब में बुद्धि का कौन सा प्रभाव? सामाजिक बुद्धि। जो दुकान आज ही खुली है, जिसका आज सुबह ही उद्घाटन हुआ है, उसी दुकान पर शाम को 4 व्यक्ति पहुंचते हैं या 4 महिलाएं पहुंचती है और शाम को सामान खरीदते समय कहते हैं भैया सही रेट लगा लो, हम तो बहुत टाइम से तुम्हारी दुकान से ही खरीदते आ रहे हैं, जबकि दुकान का उद्घाटन सुबह हुआ है। फिर भी वो दुकान वाला क्या कहता है? कोई बात नहीं भाई साहब, आपकी तो दुकान है, क्योंकि उसको पता है कस्टमर बनाने। कौन सी बुद्धि का उपयोग कर रहा है? सामाजिक बुद्धि का। जब महिलाएं साड़ी खरीदने जाती हैं, कई बार मैं क्लासों में बताता रहता हूं, दुकान वाले 1-2 लाइट जला के बैठे होते हैं साड़ी की दुकान में, लेकिन जैसे महिलाओं के कदम उनकी दुकान की तरफ मुड़ते सारी लाइटें जल जाती है, चकाचौंध हो जाती है एकदम से, जहां पर फटी साड़ी भी नई नजर आएगी आपको। फिर वो महिलाओं से पूछते हैं बहन जी किस प्रकार की साड़ी है, इस तरह की रेंज वगैरह पूछते हैं। महिला कहती है भैया 600 रुपए, 1000 रुपए तक की साड़ी दिखाओ, 1000 वाली दिखाओ। वो 1000 रुपए की कह के 600 वाली दिखाता है, उसे पता है कम करवाना है, इनको आदत है कम करवाएंगी। फिर वो कहता है उनको पसंद नहीं आती, कहता है बहन जी थोड़ा सा रेंज बढ़ा दूं। अब वो 1000 रुपए की साड़ी को 1500 की कह के बताता है, 2-4 साड़ी फेंकता है, अपने ऊपर ऐसे लगाता है, फिर बताता है बहन जी इसका देखो कपड़ा कैसा है, जो भी है, जो साड़ी की विशेषता है। महिला के दिमाग को पूरी तरह कैप्चर कर दिया जाता है, और जो साड़ी उनको बेचनी है वो उस ग्राहक को बेच देते हैं। कौन सी बुद्धि का उपयोग करते हैं? सामाजिक बुद्धि का। तीसरा और जो महत्वपूर्ण प्रकार है, और 2016 के पेपर में रीट का जो हुआ था, लेवल मुझे याद नहीं आ रहा L1 या L2, उसमें प्रश्न आया था व्यवहारिक बुद्धि से तात्पर्य क्या है। तो बहुत सारे बच्चे व्यवहारिक बुद्धि से तात्पर्य क्या कराए? व्यवहार के आधार पर। व्यवहार, व्यवहारिक बुद्धि से तात्पर्य व्यवहार नहीं है। व्यवहारिक बुद्धि मतलब जो दिखाई दे कि हाँ बुद्धि का प्रभाव है, और वो बुद्धि कौन सी है? मूर्त बुद्धि, जिसे हम यांत्रिक बुद्धि भी कहते हैं। और मूर्त बुद्धि, यांत्रिक बुद्धि को ही गामक योग्यता के नाम से जाना जाता है, इसी को हम गामक योग्यता भी कहते हैं। देखते हैं मूर्त बुद्धि किसे कहते हैं। पहली बात तो बुद्धि का वह स्वरूप जिसका प्रमाण हमारे पास है कि बुद्धि काम कर रही है। मैं अगर कोई काम करूंगा बैठकर, तो आप मेरी बगल में बैठ के देख सकते हैं कि मेरी बुद्धि काम कर रही है, अर्थात मैं बुद्धि का उपयोग कर रहा हूं। इसीलिए हमने क्या नाम रखा है? मूर्त बुद्धि। ठीक है, बुद्धि का वह स्वरूप जिसका संबंध तकनीकी कौशल से होता है, बुद्धि का वह स्वरूप जिसका संबंध मशीनों से होता है, अर्थात तकनीकी कौशल से होता है, मशीनों से होता है। बुद्धि के उस स्वरूप को जिसको हम प्रमाणित कर सकते हैं कि हाँ इसकी बुद्धि काम कर रही है, बुद्धि के उस स्वरूप का नाम है मूर्त बुद्धि। ठीक है, किन किन में पाई जाती है? जो टेक्निकल कामों से जुड़े होते हैं, इंजीनियर, मैकेनिक, इन सब में कौन सी बुद्धि का प्रभाव होता है? मूर्त बुद्धि का।
तो ये जो आज का हमारी क्लास है आज की, ये हमारी पहली क्लास है बुद्धि के टॉपिक की, और इसके बाद मैं लगातार इसी टॉपिक को आगे बढ़ाऊंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह के भाग लेकर के आपके सामने उपस्थित होऊंगा और आपको ये बुद्धि का पूरा टॉपिक पढ़ाऊंगा। और जैसा कि आपको पता है, रीट पात्रता परीक्षा की तिथि आ गई है, फॉर्म की तिथि भी आ गई है और परीक्षा की तिथि भी आ गई है। 27 फरवरी का टारगेट हमारे सामने है, और अगर आप चाहे अच्छी मेहनत करके तो अपने जीवन में टर्निंग पॉइंट ला सकते हैं 27 फरवरी से, क्योंकि जिस प्री को आप अच्छे से पास कर लेते हैं अच्छे नंबरों से, तो आपको पता है कि प्री का बहुत सारा सिलेबस मेंस एग्जाम में रिपीट होता है, तो आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट यहां से शुरू हो सकता है अगर आप चाहे तो। और उसके बाद फिर मेंस परीक्षा होगी, और जहां तक मुझे उम्मीद है मार्च के बजट में जब सरकार अपना बजट पेश करेगी तो थर्ड ग्रेड मुख्य परीक्षा के लिए बहुत बड़ी भर्ती की वो घोषणा करेगी, ऐसा हम लोग उम्मीद कर रहे हैं। और यदि आप भी मुख्य परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं या फिर 27 फरवरी का जो पेपर है इसके लिए भी आप सीमित समय में बहुत अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, तो अलवर का सबसे बेहतरीन संस्थान ज्ञानार्थ इंस्टीट्यूट आपके लिए 16 दिसंबर से नए बैचों की शुरुआत कर रहा है, जिसमें 7 से 8 घंटे पर डे क्लास रहेगी, कोई संडे का ऑफ नहीं रहेगा, रेगुलर आपको क्लास देंगे। और 5 फरवरी लास्ट है, आपके सिलेबस को प्री के अकॉर्डिंग कंप्लीट कर दिया जाएगा। यदि आपका मन है तैयारी का और आप अभी तक आपने तैयारी शुरू नहीं की है, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको बहुत ही बेस्ट अनुभव प्राप्त होगा और आप बहुत अच्छा रिजल्ट दे पाएंगे। साथ ही यदि आपका प्री क्लियर है और आप मुख्य परीक्षा की तैयारी करना चाह रहे हैं, तो ज्यादा देर करने की आवश्यकता नहीं है, ज्यादा सोचे समझे बिना, क्योंकि जैसा आपने देखा सरकार ने विज्ञप्ति के साथ ही परीक्षा की तिथि घोषित कर दी, तो मेरा ऐसा मानना है कि शायद मुख्य परीक्षा में भी यही सीन दोबारा रिक्रिएट हो जाएगा कि परीक्षा इसका रिजल्ट आएगा, परीक्षा की घोषणा होगी, उसके साथ ही पदों की घोषणा होगी और परीक्षा तिथि की भी घोषणा कर दी जाएगी। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप अभी से तैयारी में जुट जाइए, जिससे जब आप परीक्षा में बैठे तो आपके मन में ये कसक या टीस ना रहे कि काश हम और महीने 2 महीने पहले से तैयारी कर लेते तो और अच्छे ज्यादा क्वेश्चन अच्छे से कर पाते, अच्छे अटेम्प्ट कर पाते और हम अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित करना चाहते। तो 16 दिसंबर से हम मुख्य परीक्षा के लिए भी टारगेट बैच चला रहे और आप उसमें ज्वाइन कीजिए और अलवर के सबसे बेहतरीन फैकल्टी के साथ अपनी तैयारी को और 4 चांद लगाइए और अपने सिलेक्शन को सफलता तक पहुंचाइए। थैंक यू।